क्लास में फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा था हम लोगों ने, उसमें कोई डाउट है? मतलब हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था ना, एट व्हाट डेप्थ बिलो द वाटर लेवल डज प्रेशर बिकम्स ट्वाइस द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बेसिकली हम रो जी एच फॉर्मूला वगैरह पढ़ रहे थे, है ना? याद है कि भूल गए? यस सर। ओके सर ओके। सो आज हम शुरू कर रहे हैं यूट्यूब। यूट्यूब का मतलब क्या है? बेसिकली यू शेप का ये ट्यूब हो है, गया सर। उसको हम यूट्यूब कहते हैं। ठीक है। अब इस यू ट्यूब में क्या होगा, अगर मैं लिक्विड लेट से इधर से भरता हूँ या कोई भी फ्लूइड इधर से भरता हूँ, तो वो फ्लूइड इसमें दोनों आर्म्स में भर जाएगा थोड़ा बहुत, हाँ या ना? है ना? मान लेते हैं इस आर्म में लिक्विड इस लेवल तक आया, इस आर्म में लिक्विड इस लेवल तक आया। ठीक है। ये हाइट लेट से h1 है, ये हाइट लेट से h2 है। मैं h1 और h2 के बीच में रिलेशन निकालना चाहता हूँ। एक ही लिक्विड है तो क्या कह सकता हूं मैं? लेट से दोनों साइड आपके लिक्विड का क्रॉस सेक्शन एरिया भी सेम है, इधर का क्रॉस सेक्शन एरिया भी s है, इधर का क्रॉस सेक्शन एरिया भी s है। मैं क्या बोलूंगा, इसको सॉल्व करने के पास मल्टीपल तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि मैं ए पॉइंट कंसिडर कर लूँ a, ये दूसरा पॉइंट कंसिडर कर लूँ b, फिर मैं बोलूँ प्रेशर एट a इज इक्वल टू प्रेशर एट b। इससे मुझे क्या मिलेगा? प्रेशर एट a कितना हो जाएगा? P ATM प्लस रो जी H1। तो एटमोस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी H1 इज इक्वल टू पॉइंट B का प्रेशर कितना हो जाएगा? यहाँ का प्रेशर P ATM प्लस रो जी H2। दिस इम्प्लाइज सिंपली आ जाएगा H1 इज इक्वल टू H2। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। नो सर। ओके। अब क्या है कि बेटा H1 और H2 के बीच में रिलेशन निकालने का एक और डायरेक्ट तरीका भी है। क्या? कि ये वाला पॉइंट भी लिक्विड के अंदर है और ये वाला पॉइंट भी लिक्विड के अंदर है, हाँ या ना? ये हाइट का डिफरेंस कितना है? H1 माइनस H2। तो इस पॉइंट को अगर मैं बोल दूं लेट से C, इस पॉइंट को बोल दूं D, तो मैं क्या बोलूंगा? प्रेशर एट C हैज टू बी इक्वल टू प्रेशर एट D। दिस इंप्लाइज प्रेशर एट C कितना हो जाएगा? P एटमॉस्फेरिक प्लस रो जी H1 माइनस H2। ये प्रेशर एट C हो गया। इट हैज टू बी इक्वल टू प्रेशर एट D, दैट इज P एटमॉस्फेरिक। So I will have, this implies again H1 is equal to H2, दोनों आर्म्स में हाइट सेम ही रहेगी। समझ में आया कि नहीं समझ में आया ये? बोल दो, रिस्पॉन्ड तो करो यार थोड़ा सा। यस सर। यस सर। ओके। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा, देखो YouTube पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आगे करेंगे हम लोग, बट अभी फिलहाल हम लोग अगले टॉपिक पे जा रहे हैं जिसका नाम है बैरोमीटर। कराया था क्या मैंने? नहीं कराया था ना अभी तक बैरोमीटर? यस सर, हो गया था। हो सर, हो गया था। हो गया था। हाइड्रोलिक जैक ये नहीं हुआ था, ये नहीं हुआ था ना? हाइड्रोलिक जैक नहीं हुआ था ये। हाइड्रोलिक जैक क्या होता है? देखो, इसमें हमारे पास यूं समझ लो कि सिचुएशन कुछ ऐसी होती है कि एक तरफ बड़ा क्रॉस सेक्शन एरिया है, एक मिनट, दूसरी तरफ छोटा क्रॉस सेक्शन एरिया है। हमने क्या किया? हमने एक पिस्टन लगाया इधर, ये एक पिस्टन, पिस्टन समझते हो आप लोग? केमिस्ट्री में पढ़ा है कि पिस्टन के बारे में? यस सर। एक पिस्टन लगाया हमने इधर और एक पिस्टन हमने इधर लगाया, कुछ ऐसा। ठीक है। क्या होगा कि अगर इसके अंदर कोई लिक्विड भरा हुआ है, लेट से ऐसा करके कोई यहां पर लिक्विड है, कोई भी लिक्विड हो सकता है, ठीक है? तो क्या होगा
अगर हम यहां से प्रेशर इंक्रीज करते हैं थोड़ा सा, या यहां पे मैं मान लेता हूं फोर्स लगाता हूं F, यहां पे मैंने फोर्स लगाया है F, ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया S1 है, ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया S2 है, S2 आपका ग्रेटर देन S1 है, ठीक है। तो यहां पे अगर मैंने फोर्स लगाया F, तो यहां का जो प्रेशर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, डेल्टा P1 कितना हो जाएगा, F बाय S1 हो जाएगा। तो इसलिए यहां पर भी प्रेशर में सेम इंक्रीज आएगा। मतलब इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए हम यहां पर दूसरा फोर्स लगाएंगे, इसको मैंने F1 बोल दिया, तो ये मेरा F1 हो गया। यहां पे दूसरा फोर्स लगाऊंगा नीचे की तरफ, F2 लेट से, तो मैं क्या बोलूंगा, यहां का प्रेशर डेल्टा P2 कितना हो जाएगा, F2 बाय S2, है ना। अब क्योंकि ये कनेक्टेड फ्लूइड है, एक पॉइंट पे जितना प्रेशर बढ़ेगा दूसरे पॉइंट पे उतना ही प्रेशर इंक्रीज होगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि F1 बाय S1 इज इक्वल टू F2 बाय S2, विच इंप्लाइज F2 इज इक्वल टू S2 बाय S1 इंटू F1, और क्योंकि S2 S1 से बड़ा है हम कह सकते हैं दिस इंप्लाइज F2 इज ग्रेटर देन F1। इसका यूज हम किस तरीके से कर सकते हैं, मान लेते हैं मेरे को कभी कोई बहुत भारी वेट उठाना, लेट से कार को लिफ्ट करना, तो मैंने अपनी कार को यहां रख दिया, ठीक है। तो ये F2 क्या है, कार का वेट है, और मुझे इसको लिफ्ट करने के लिए यहां फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, F1, जो कि कार के वेट से कम है। तो मैं एक कार को लिफ्ट करने के लिए उसके वेट से कम फोर्स अप्लाई करके काम चला सकता हूं। समझ में आई बात, यूजिंग दिस हाइड्रोलिक जैक। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। इसी का एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप यहां आपको दे रखा है। ये क्या हुआ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। 1 मिनट रुकिए बेटा। हाँ, इसी का एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप मैंने आपको दे रखा है, जिसमें क्या कहा है हमने कहा है कि ये देखो, ये हुआ राइट आर्म, जहां पर जो एरिया है S1 ये बहुत छोटा है, और यहाँ का एरिया जो पिस्टन के नीचे हमने एरिया रख रखा लिक्विड का, वो एरिया S2 ये बड़ा है। S2 आपका S1 से काफी बड़ा है। इसलिए यहां पर अगर मैं कोई वेट रख के उस वेट को लिफ्ट करने की कोशिश करूंगा तो मुझे यहां से बहुत कम फोर्स लगाना पड़ेगा। ये हमने यहां पर देखा है। समझ में आई बात? हाइड्रोलिक जैक ऐसे ही वर्क करता है, बस कनेक्टेड फ्लूइड होना चाहिए। ये आपका हाइड्रोलिक फ्लूइड है। ये फ्लूइड नॉन कंप्रेसिबल होना चाहिए, मतलब कंप्रेसिबल ना हो तो बेटर है, कंप्रेस नहीं होना चाहिए अपने आप, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। ठीक है बेटा, जैसे गैस नहीं होनी चाहिए, गैस कंप्रेस हो जाती है ना इजीली। यस सर। तो गैस नहीं लेना चाहिए हमें, कोई भी नॉन कंप्रेसिबल फ्लूइड हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है बेटा, चलो फिर आगे बढ़ता हूं मैं। अगला हमारा डिवाइस है मैनोमीटर। देखो भाई, हम लोगों ने बैरोमीटर का यूज किस काम के लिए किया था, कोई बताएगा मुझे? To measure atmospheric pressure. टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मैनोमीटर का यूज हम करते हैं टू मेजर गॉज प्रेशर और टू मेजर प्रेशर डिफरेंस। देखो, गॉज प्रेशर भी एक तरीके से प्रेशर डिफरेंस ही है। गॉज प्रेशर क्या होता है? गॉज प्रेशर क्या होता है बेटा? कोई बता सकता है मुझे गॉज प्रेशर क्या होता है? गॉज प्रेशर होता है आपका, कोई तो कोशिश करो आंसर देने की। दिस इज बेसिकली प्रेशर डिफरेंस। प्रेशर डिफरेंस किसके बीच में? प्रेशर, किसी ही पॉइंट का गॉज प्रेशर होता है, उस पॉइंट का प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। समझ में आई बात? बेसिकली P माइनस P ATM इज कॉल्ड गॉज प्रेशर।
अब इसको हम कैसे मेजर करेंगे बेटा? तो देखिए यहाँ पे मैंने डिवाइस बना रखा है मैनोमीटर। मैंने बोला लेट से यहाँ पे कोई गैस भरी हुई है जिसकी वजह से इस चैम्बर में प्रेशर लेट से P है। इधर ये एटमॉस्फेयर में ओपन है इसलिए यहाँ का प्रेशर P एटमॉस्फेरिक है। क्या देखा मैंने कि जब इसके अंदर हमने कोई लिक्विड भरा तो लिक्विड कुछ इस तरीके से बिहेव कर रहा है, कुछ इस तरीके से पड़ा हुआ है। इस साइड में इस हाइट तक है, और इस राइट वाले आर्म में वही लिक्विड इस साइड तक भरा हुआ है। समझ में आ रही बात? हमने देखा कि यार ये हाइट का डिफरेंस मेरा स्मॉल h है, तो और ये मैंने रबर ट्यूब, ये मेरा रबर ट्यूब है, कॉर्क नहीं है, रबर ट्यूब है जिससे मैंने इसको और इस चैम्बर को कनेक्ट कर रखा है, ठीक है, सो दैट यहां का प्रेशर P यहां पर भी आए, क्योंकि गैस है ना, पूरे प्रेशर P हो जाएगा। तो अब मैं इस हाइट h का यूज करते हुए गॉज प्रेशर निकाल सकता हूं इस चैम्बर के अंदर, या मैं यहां और यहां का प्रेशर डिफरेंस भी निकाल सकता हूं, ठीक है। अगर मेरे को दो अलग अलग कंटेनर्स के बीच में या दो अलग अलग चैम्बर्स के बीच में प्रेशर डिफरेंस चाहिए तो मैं इस आर्म को उस दूसरे चैम्बर से कनेक्ट कर दूंगा। कैसे होगा, ये कैसे काम करता है देखते हैं। मैं इसके लिए कंसीडर करता हूं ये वाला पॉइंट ए और ये दूसरा पॉइंट बी। क्या मैं बिना कोई बीच में स्टेप यूज किए डायरेक्टली बोल सकता हूं, बताइएगा मेरे को, क्या मैं सही बोल रहा हूं कि प्रेशर एट B इज इक्वल टू प्रेशर एट A प्लस रो जी एच, जहां रो इज लिक्विड की डेंसिटी? ये सही है या गलत है? डायरेक्टली लिखा जा सकता है कि नहीं? सर जा सकता है। लिखा जा सकता है। क्यों? अगर लिक्विड के अंदर मैं h हाइट नीचे जाऊंगा तो प्रेशर में इंक्रीमेंट आता है कितने का? रो जी एच का। सो this implies now pressure at B is same as P, so P is equal to P ATM plus rho GH. This implies P minus P ATM, which is your gauge pressure, is equal to rho GH. क्लियर है एकदम की गड़बड़ है इसमें? सिंपल है ना मैनोमीटर, कुछ नया तो नहीं है इसमें, बस पता होना चाहिए कैसे वर्क करता है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। कॉपी हो गया? 5 सेकंड दे रहा हूं। ओके, सो अगला टॉपिक, इफ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ टू आर्म्स आर S1 एंड S2 फाइंड द रिलेशन बिटवीन H1 एंड H2। बेसिकली आपको दे रखा है कि इस आर्म का क्रॉस सेक्शन एरिया S1 है और इस आर्म का क्रॉस सेक्शन एरिया S2 है। आपको ये हाइट H1 और ये हाइट H2 जो है इनके बीच में रिलेशन निकालना है। दोनों तरफ क्रॉस सेक्शन एरिया डिफरेंट है। अभी तक हमने जो YouTube देखा था उसमें क्या था, दोनों तरफ क्रॉस सेक्शन एरिया सेम था। इस बार क्रॉस सेक्शन एरिया डिफरेंट है, तो हमें बताना है कि H1 और H2 के बीच में क्या रिलेशन होगा। कोई मुझे बताएगा फटाफट बिना किसी कैलकुलेशन के? जल्दी बोलो। सेम में रिलेशन होना चाहिए। सेम होगा, H1 विल बी इक्वल टू H2, दोनों सेम होंगे। क्यों सेम होंगे? क्योंकि इस पॉइंट का प्रेशर और इस पॉइंट का प्रेशर सेम होगा। ये इस पॉइंट को A बोल देता हूँ, इस पॉइंट को B बोल देता हूँ, दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर हैं। मैं बोलूंगा प्रेशर एट A इज इक्वल टू प्रेशर एट B। दिस इंप्लाइज P एटमोस्फेरिक इज इक्वल टू प्रेशर एट B कितना हो जाएगा? P एटमोस्फेरिक प्लस ये हाइट कितनी है? H2 माइनस H1, सो रो G H2 माइनस H1। ये आपका आंसर है। सॉरी, इससे आपको मिल जाएगा H2 इज इक्वल टू H1। ये आपका आंसर है कि दोनों हाइट्स सेम होंगी। समझ में आ रही बात? आया ना? यस सर। इजी एनफ। आप चाहो तो यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर भी इक्वेट कर सकते हो, सेम ऐसे जैसे हमने नॉर्मल यूट्यूब में किया था, ठीक है। दोनों तरफ हाइट सेम ही रहेगी इररेस्पेक्टिव ऑफ द क्रॉस सेक्शन एरिया। क्लियर है एक बात एकदम? यस सर। ओके, कॉपी हो गया? नेक्स्ट,
इस बार हमने क्या किया है, लिक्विड सॉरी इस यूट्यूब के दोनों आर्म्स में लिक्विड चेंज कर दिया है। एक तरफ डेंसिटी ρ1 है, दूसरी तरफ डेंसिटी ρ2 है। अब मुझे H1 और H2 के बीच में रिलेशन निकालना है। कोई मुझे बताएगा क्या करना चाहिए? क्या मैं डायरेक्टली इस पॉइंट का प्रेशर और इस पॉइंट का प्रेशर इक्वल कर सकता हूं? क्या मैं लिख सकता हूं प्रेशर एट A इज इक्वल टू प्रेशर एट B? हाँ या ना? नो सर। लिख सकता हूं कि नहीं? दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर है। कोई तो बोलो। हाँ नो बोलो। सर। नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता बताइए? सेम कनेक्टेड फ्लूइड होना चाहिए। बिकॉज दोनों अलग अलग लिक्विड है, सेम कनेक्टेड फ्लूइड्स नहीं है। सो मैं प्रेशर एट A इज इक्वल टू प्रेशर एट B नहीं लिख सकता। तो क्या लिखूं? क्या मैं ये लिख सकता हूं कि प्रेशर एट C इज इक्वल टू प्रेशर एट, यहाँ पे क्या D, ये लिख सकता हूं क्या कि C और D का प्रेशर सेम होगा? नहीं, हम्म ये कैसे लिख सकते हैं? पहले वाले पे नहीं लिख सकते। पहला वाला तो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि दोनों अलग अलग लिक्विड है। प्रेशर एट C इज इक्वल टू प्रेशर एट D भी मैं डायरेक्टली नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता? क्योंकि अभी भी दोनों अलग अलग फ्लूइड है ना? फ्लूइड्स हैं। समझ में आई बात? बट मैं क्या कर सकता हूं, मैं बोलूंगा लेट्स कंसीडर दिस पॉइंट E। अब मैं बोलूंगा कि प्रेशर एट C इज इक्वल टू प्रेशर एट E, क्योंकि अब तो फ्लूइड की बाउंड्री हो गई तो सेम ही लिक्विड सेम फ्लूइड है ना? और मैं ये भी लिख सकता हूं कि प्रेशर एट E इज इक्वल टू प्रेशर एट D। क्यों? क्योंकि अब ρ2 लिक्विड है दोनों के बीच में, बस, है ना? हाँ या ना? मैं C और D दोनों के प्रेशर को डायरेक्टली इक्वल नहीं बोल सकता, पर मैं बीच का पॉइंट E कंसीडर करके बोल सकता हूं कि प्रेशर एट C इज इक्वल टू प्रेशर एट E एंड प्रेशर एट D इज इक्वल टू प्रेशर एट E। देयरफॉर दोनों को कंबाइन करके अब मैं फाइनली बोल सकता हूं कि प्रेशर एट C इज इक्वल टू प्रेशर एट D। देखो, आप बोलोगे सर पहले डायरेक्टली बोल देते क्या दिक्कत थी? यार अगर लॉजिक स्ट्रांग नहीं होगा ना तो ये तो इजी क्वेश्चन बन जाएगा, आगे जब डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा तो फंस जाओगे। समझ में आई बात? डायरेक्टली नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि दोनों अलग अलग लिक्विड है। लेकिन क्योंकि देयर इज अ कॉमन पॉइंट E जहां का प्रेशर C के बराबर है और D के बराबर है, इसलिए मैं अल्टीमेटली उस जगह पहुंच जा रहा हूं कि C और D का प्रेशर सेम है। समझ में आई बात? यस सर। ओके, अब हम बोलेंगे दिस इंप्लाइज प्रेशर एट C कितना है? कोई बताएगा मुझे? जल्दी जल्दी कौन बताएगा? फटाफट बोलो। एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस ρ1 H1G प्लस ρ1 H1G, है ना? क्यों? यहां का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस ρ1 G H1, C का प्रेशर हो गया, और D का प्रेशर क्या लिख सकता हूं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस ρ2 H2G। तो आप देखोगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैंसिल हो गया, जी कैंसिल हो गया, तो आप यू विल फाइंड ρ1 H1 इज इक्वल टू ρ2 H2। ये आपका रिलेशन हो जाएगा H1 और H2 के बीच में। कोई भी ρ1 ρ2 या कोई भी तीन चीजें गिवन होंगी तो चौथी चीज आप निकाल सकते हो। समझ में आई बात? या हाइट्स का रेशियो निकाल सकते हो, जो भी जरूरत पड़े इस इक्वेशन से निकाल सकते हो। समझ में आई बात? हाँ या ना? यस सर। तो कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, C और D का प्रेशर इक्वल है, बट उसके कारण ये क्या है कि बीच में पॉइंट E आता है जिसका प्रेशर दोनों के इक्वल है। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। ओके, नेक्स्ट हमें इस एग्जांपल में बताना है कि इस पॉइंट A का प्रेशर कितना होगा। जल्दी बोलिए। ये जो लिक्विड है इसकी डेंसिटी रो आपको गिवन है, इधर हाइट H1 इधर हाइट H2 है। बताइए। PATM प्लस रो H2G। देखो, मेरा मन कर रहा है कि मैं सीधे लिख दूं कि प्रेशर एट A इज इक्वल टू रो G H1, लेकिन फिर मैंने क्या रियलाइज किया कि नहीं, रो जी एच जो है वो प्रेशर का फॉर्मूला है क्या? नहीं है। रो जी एच प्रेशर का फॉर्मूला नहीं है। रो जी एच प्रेशर डिफरेंस का फॉर्मूला है। तो अगर मैं रो जी H1 लिखना चाहता हूं तो मेरे को उसके लिए इस पॉइंट का प्रेशर मानना पड़ेगा। लेट्स से
पी नॉट। तो मैं लिख सकता हूं कि प्रेशर एट ए इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी H1। ठीक है। कोई दूसरा बंदा ये भी बोल सकता है सर मैं यहां से नहीं आया, मैं इधर से आया। मैंने बोला यहां का प्रेशर कितना है, P एटमॉस्फेरिक है, इसलिए यहां का यहां पे अगर मैंने कोई पॉइंट कंसिडर किया B, तो मैं बोलूंगा प्रेशर एट A इज इक्वल टू प्रेशर एट B विच इज इक्वल टू P ATM प्लस रो G H2। तो अब लोग बोलेंगे कि सर मैं ये आंसर रिपोर्ट करूं या ये आंसर रिपोर्ट करूं, तो जवाब क्या है, ये वाला आंसर रिपोर्ट करोगे। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमें मालूम है, रो जी H2 हमें मालूम है, हमें पी नॉट पता नहीं है। आप बोलोगे सर क्यों नहीं पता, सर पी नॉट भी तो पी एटीएम ही होगा ना। जवाब है नहीं, पी नॉट पी एटीएम नहीं होगा। कोई मुझे कारण बता सकता है इसका? सर बहुत क्वेश्चन यूज कवर्ड है। कर यहाँ ढक्कन जो है ना, ये वाला जो ढक्कन है, ये ढक्कन फोर्स लगा रहा है ना लिक्विड के ऊपर, लगा रहा है कि नहीं लगा रहा? यस सर। नहीं समझ में? अगर इफ यू कांट इमेजिन इट कि ढक्कन लिक्विड पे फोर्स लगा रहा है, काम करो ढक्कन खोल के देख लो क्या होगा। लिक्विड फुर्र करके उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा इधर से फवारा बना के? है ना? यस सर। मतलब उसको रोका हुआ किसने है? ढक्कन ने रोका हुआ। ढक्कन उसे नीचे, उस पर नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है, इसी की वजह से दोनों तरफ हाइट में डिफरेंस आ रहा है। अदरवाइज इधर का हाइट H1 और इधर का हाइट H2 हुआ कैसे? क्योंकि यहां पे हमारा ये ढक्कन जो है ना, ये फोर्स लगा रहा है। समझ में आई बात? आप इन दोनों इक्वेशंस को यूज करके पी नॉट भी निकाल सकते हो। क्या बोलोगे? पी दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो यू विल गेट पी नॉट इज इक्वल टू पी ATM प्लस रो जी H2 माइनस H1। डायरेक्टली कैसे बोल सकते हो? पी नॉट इज इक्वल टू यहां का प्रेशर, है ना? है ना? यस सर। कोई आपसे पूछ सकता है बताओ लिक्विड ढक्कन के ऊपर कितना अपवर्ड फोर्स लगा रहा है, अगर क्रॉस सेक्शन एरिया गिवन है तो कैलकुलेट कर लोगे। यहां का प्रेशर पी नॉट इंटू एरिया, हाँ या ना? यस सर। कोई दिक्कत? इजी है ना? अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। अगर हो तो बोल दो, क्योंकि अगर अभी तक में कोई कंफ्यूजन बच गया तो आगे कुछ समझ नहीं आएगा। ओके, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं 5 सेकंड में। ये वाला क्वेश्चन देखिए। In the given diagram, a circular tube is filled with two immiscible liquids of densities ρ1 and ρ2 as shown. If both liquids subtend an angle of 90 degrees at the center of the tube, find the angle that the line joining center of interface of the liquids makes with the vertical. इतना लंबा स्टेटमेंट है, समझ में आया? आधे लोग तो इसी को 3 बार पढ़ते हैं, उसी में सारा टाइम वेस्ट करते हैं। आप में से कितने लोग अभी तक क्वेश्चन पूरा पढ़ लिए? एक बार हैंड रेज करना तो। विद 3 4 इतनी देर से 5 6 7। मीनिंग समझ में आ गया आप लोगों को इस क्वेश्चन का? देखो बात समझो, मैंने ये बात आपसे क्यों पूछी कि कितने लोग इस क्वेश्चन को पढ़ लिए पूरा, क्योंकि मुझे मालूम है आप में से ज्यादातर लोगों को एग्जाम में सबसे ज्यादा टाइम पता है किस चीज में लगता है? क्वेश्चन पढ़ के उसका मीनिंग समझने में लगता है। सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट उसी में होता है। लोगों को एग्जाम में टाइम कम पढ़ने का कारण ये है कि सारा टाइम क्वेश्चन पढ़ने में ही लगा देते हैं। ठीक है? सो टेक्स्ट बुक पढ़िए, पढ़ने की आदत डालिए, बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है कि आप टेक्स्ट बुक पढ़ें और पढ़ने की आदत डालें। समझ में आई बात? क्योंकि Yes, अदरवाइज sir. क्वेश्चन का मीनिंग ही नहीं समझ पाओगे, एग्जाम में सारा टाइम उसी में चला जाएगा। ठीक है? इतने और
खूब सारे क्वेश्चंस भी पढ़िए, इतने क्वेश्चंस पढ़िए कि एग्जाम में आपको जो भी क्वेश्चन है उसका 90% पार्ट आपको पहले से पता कि क्वेश्चन क्या क्या पूछता है। ठीक है बेटा, चलो अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या बोल रहा है। पहले तो ये समझना होगा, बोला है कि दो लिक्विड्स हैं, एक ये ρ1 डेंसिटी का और एक ये ρ2 डेंसिटी का। दोनों को हमने एक सर्कुलर ट्यूब में रख दिया। सर्कुलर ट्यूब का जो थिकनेस है ना उसको निग्लिजिबल मानोगे पूरा का पूरा रेडियस कैपिटल आर है मान लेते हैं, ये रेडियस हम लोग कैपिटल आर मान लेते हैं, और उसकी जो ट्यूब के अंदर की जो रेडियस है ना उसको हम निग्लिजिबल मानेंगे। ठीक है, ये डेंसिटी ρ1 है, ये डेंसिटी ρ2 है। हमें बोला गया कि इस लिक्विड ने, ρ2 वाले लिक्विड ने और ρ1 वाले लिक्विड ने, दोनों ने ही सेंटर पे 90 डिग्री का एंगल सबटेंड किया। हमें बताना है कि दोनों को ज्वाइन करने, दोनों का जो इंटरफेस है ना उसको अगर मैं सेंटर से कनेक्ट कर दूं इस वाली लाइन से, तो ये लाइन वर्टिकल के साथ कितना एंगल बनाएगी, ये थीटा हमें निकालना है। समझ में आया क्वेश्चन? हाँ या ना? समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ओके, तो क्या करना चाहिए, कोई मुझे बताएगा क्या प्रोसेस यूज करना चाहिए हमें यहाँ पे? कोई नहीं बताएगा? सुनो फिर, लेट्स से कि ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला जो पॉइंट है इसको हम लोग ए बोल देते हैं, और बोल देते हैं कि ये क्योंकि पूरा का पूरा एक जहाँ पे बस हवा भरी है, कोई प्रेशर में कोई खास डिफरेंस नहीं आएगा, इसलिए इस पूरे रीजन का प्रेशर मैं पी नॉट मान लेता हूँ। मतलब यहाँ का भी पी नॉट, यहाँ का भी पी नॉट। तो मैं क्या बोलूँगा, मैं कहूँगा कि मैं चाहे इस लिक्विड ρ1 वाली डेंसिटी के अंदर से आऊँ इधर ए तक, या ρ2 डेंसिटी के लिक्विड से ए तक आऊँ, दोनों ही केस में मेरे पॉइंट ए का प्रेशर दोनों रास्तों से सेम आना चाहिए। राइट? समझ में आई बात? यस सर। ओके, तो इसके लिए मैंने बोला कि इस पॉइंट, अच्छा इस पॉइंट बी की हाइट और इस पॉइंट सी की हाइट मुझे पता चलनी चाहिए, तब तो मैं सी और ए की हाइट का डिफरेंस निकालूंगा, बी और ए की हाइट का डिफरेंस निकालूंगा, है ना? तो मैंने बोला लेट्स से ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन से ये वाला एंगल थीटा, ये वाला एंगल थीटा, है ना बेटा? तो ये जो हाइट आई, दिस हाइट, ये कितना हो जाएगा? क्या इसको मैं आर साइन थीटा बोल सकता हूं? सिमिलरली इस हाइट को भी क्या मैं आर साइन थीटा बोल सकता हूं? हाँ या ना? हाँ या ना? देख भाई, ये एंगल थीटा है, ठीक है, ये आर है, ये हाइट और ये हाइट, ये भी आर है। क्या ये दोनों हाइट्स आर साइन थीटा होंगी? हाँ या ना? यस सर। तो मैं यस सर। सी की हाइट अगर मैं यहां से इसके लोएस्ट पॉइंट से लूं, तो लोएस्ट पॉइंट से सी की हाइट कितनी हो जाएगी? हाइट ऑफ सी कितना हो जाएगा? क्या मैं लिख सकता हूं हाइट ऑफ सी इज इक्वल टू आर प्लस आर साइन थीटा, दैट इज इक्वल टू आर इंटू 1 प्लस साइन थीटा लिख सकता हूं? क्या मैं हाइट ऑफ बी लिख सकता हूं आर माइनस आर साइन थीटा, दैट इज इक्वल टू आर इंटू 1 प्लस, सॉरी प्लस नहीं, 1 माइनस साइन थीटा। तो ए सी की हाइट लिख ली, बी की हाइट लिख ली, अब मैं ए की हाइट लिखता हूं। हाइट ऑफ ए को मैं लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा बेटा, आर माइनस आर कॉस थीटा। समझ में आ रहा है? ये आर है, ये भी आर है, ये थीटा है, ये वाला पॉइंट ए है, तो ये हाइट कितनी हो जाएगी? आर माइनस आर कॉस थीटा, दैट इज इक्वल टू आर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, है ना? होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं? यस सर। ओके, अब मैं लिखूंगा, अगला स्टेटमेंट मेरा होगा कि पी नॉट प्लस
ρ1 g हाइट ऑफ बी माइनस हाइट ऑफ ए इज इक्वल टू प्रेशर एट ए, हाँ या ना? ए का प्रेशर इज इक्वल टू यहां बी का प्रेशर प्लस हाइट ऑफ रो जी, हाइट ऑफ बी माइनस हाइट ऑफ ए, हाँ या ना? होगा कि नहीं? बोल दो दोस्तों, बताओ। यस सर। नहीं दिख रहा है आपको ये? भाई देखो, बी की हाइट निकाल चुके हैं, ए की हाइट निकाल चुके हैं, दोनों का हाइट का डिफरेंस लोगे, प्रेशर एट बी प्लस रो जी एच इज इक्वल टू प्रेशर एट ए, खुद नहीं आएगा? और इसको अगर मैं राइट साइड से चलूं, मैं अगर रो टू से चलूं तो क्या लिख सकता हूं? पी नॉट प्लस रो टू जी इंटू हाइट ऑफ सी माइनस हाइट ऑफ ए, हाँ या ना? यस सर। ओके, तो पी नॉट तो कैंसिल हो गया, सॉरी यहाँ पे नहीं काटना चाहिए, अगले सेट में काटना चाहिए, क्योंकि अभी जो पी ए में नहीं कैंसिल होगा ना। अगर मैं इसको और इसको कंपेयर करूं तो मेरा पी नॉट कैंसिल हो जाएगा, जी कैंसिल हो जाएगा, मुझे मिलेगा रो वन इंटू हाइट ऑफ बी माइनस हाइट ऑफ ए, हाइट ऑफ बी में से हाइट ऑफ ए सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आर कैंसिल हो गया, माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ओके, तो आर इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू रो टू टाइम्स एच सी माइनस एच ए करेंगे तो यहाँ से साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ओके, तो ये हो जाएगा आर इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। देखो एक दो स्टेप्स मैंने स्किप करी, आप खुद से ट्राई कर सकते हो, है ना? कोई दिक्कत? आर आर गए, मुझे क्या मिला? कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू रो टू बाय रो वन। ये इक्वेशन समझ में आ रही है आप लोगों को? आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। ओके, कॉपी कर लो यहां तक, फिर इसके आगे मैं सॉल्व करके दिखाता हूं। देखो आप लोग दोनों लिक्विड्स को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर लोगे ना, एक को हॉरिजॉन्टल डैश रिप्रेजेंट करना, एक को वर्टिकल डैश रिप्रेजेंट करना, कर लोगे ना ये सब? तो यस सर। कॉपी हो गया? देखो फिर 10 सेकंड और दे रहा हूं बस। तो मेरे पास इक्वेशन क्या बनी थी? कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू रो टू बाय रो वन, है ना? तो आप मुझे बताइए इसके बाद मुझे क्या करना चाहिए यहाँ पर? तो बहुत ऊपर नीचे cos थीटा से डिवाइड कर सकते हैं। एक तो वो उपाय है, दूसरा उपाय ये है कि मैं कंपोनेंट और डिविडेंड लगा दूं, हाँ कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा
माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा दैट इज इक्वल टू रो टू प्लस रो वन अपॉन रो टू माइनस रो वन, हाँ या ना? तो यहाँ पे माइनस साइन थीटा से माइनस प्लस साइन थीटा कैंसिल हो गया, यहाँ पे कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया. सो वी हैव 2 cos theta upon 2 sin theta with a negative sign is equal to rho 2 plus rho 1 upon rho 2 minus rho 1. This implies 2 cancel. Tan theta is equal to rho 1 minus rho 2 upon rho 1 plus rho 2. आंसर समझ में आया कि नहीं आया? यहां से यहां कैसे गए हैं? अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, याद है? भूल गए ना? क्या होता है ये a बाय, अगर a बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी हो तो a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी. याद है? याद आया कुछ कंपोनेंडो डिविडेंडो? यस सर. ठीक है, चलो आगे बढ़े. नेक्स्ट पेज. The U-tube shown in the figure starts to rotate about its left arm with angular velocity W नहीं है, ओमेगा है, with angular velocity omega. If length of the bottom tube is L, मतलब ये वाली लेंथ L दे रखी है आपको. Find the difference between liquid levels in the two arms. देखिए क्या हो रहा है. ये जो लेफ्ट वाला आर्म है ना, इसके अबाउट ये यूट्यूब रोटेट करने लगता है विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. तो कह रहा है कि इसके राइट आर्म में और लेफ्ट आर्म, मतलब ये वाला आर्म और जिस इस आर्म के बीच में लिक्विड्स के लेवल में हाइट का डिफरेंस कितना आएगा. मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि लिक्विड्स के लेवल में हाइट का डिफरेंस आएगा ही क्यों. आएगा क्या? नहीं, क्यों आना चाहिए? नहीं आना चाहिए ना? यस सर. नहीं आना चाहिए ना. लेकिन मैंने काम किया, घुमा के देखा प्रैक्टिकली, और देखा जब ये घुमा तो सच में डिफरेंस आ गया. ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? ये घूम रहा है, अभी रुका हुआ नहीं है, घूमते ही जा रहा है. मैं एक जगह की एक टाइम की फोटो खींच के दिखा रहा हूं आपको. ऐसा इसलिए हुआ बेटा क्योंकि आप सोचिए, यहां पर ये जो मैं एक ट्यूब कंसीडर कर सकता हूं, इस ट्यूब का इस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोशन हो रहा है, रोटेशन हो रहा है. तो इस ट्यूब को रोटेट कराने के लिए कोई सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ या ना? चाहिए ना? वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? तो बेसिकली यहां के प्रेशर की वजह से, कौन सा कलर यूज करें? यहां के प्रेशर की वजह से इस ट्यूब पर लेफ्ट साइड फोर्स लगेगा टुवर्ड्स द सेंटर, और यहां के प्रेशर की वजह से ट्यूब पर राइट साइड में फोर्स लगेगा अवे फ्रॉम द सेंटर. है ना? लगेगा कि नहीं? दिख रहा है आप लोगों को? ये जो फोर्स में डिफरेंस होगा यही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा. तो मैंने बोला लेट्स कॉल दिस पॉइंट एज ए एंड दिस पॉइंट एज बी. तो हम क्या बोलेंगे, अगर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हमें गिवन नहीं है, हम मान लेते हैं एस है, तो हम बोलेंगे
कि प्रेशर एट B इंटू एरिया माइनस प्रेशर एट A इंटू एरिया इज द फोर्स एक्टिंग टुवर्ड सेंटर, हाँ या ना? वापस लिखता हूँ, इस पेन से तो नजर नहीं आ रहा होगा शायद। प्रेशर एट B इंटू एरिया माइनस प्रेशर एट A इंटू एरिया, यही है ना फोर्स? यस सर। ये फोर्स ही आपका सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा। सो दिस हैज टू बी इक्वल टू, दिस फोर्स हैज टू बी इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। नाउ सेंट्रीपिटल फोर्स कितना हो जाएगा? मान लेते हैं इसका मास m आता है, तो m ओमेगा स्क्वायर क्या, कितना? L L बाय 2। सेंटर ऑफ मास यूज करते हैं ना सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए, हाँ या ना? सेंट्रीपिटल फोर्स कैलकुलेट करने के लिए क्या यूज करते हैं? प्योर रोटेशन के केस में सेंटर ऑफ मास का यूज करते हैं, ठीक है? तो प्रेशर एट बी इंटू एरिया माइनस प्रेशर एट ए इंटू एरिया इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर L बाय 2। दिस इंप्लाइज प्रेशर एट बी माइनस प्रेशर एट ए इंटू एरिया इज इक्वल टू, मास कैसे लिखेंगे? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी रो इंटू वॉल्यूम इज लेंथ इंटू एरिया इंटू ओमेगा स्क्वायर L बाय 2। एरिया ने एरिया को कैंसिल कर दिया, हमने एज्यूम किया था वो कैंसिल हो गया। दिस इंप्लाइज प्रेशर एट बी माइनस प्रेशर एट ए इज इक्वल टू रो ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर बाय 2, ठीक है? ये दोनों साइड प्रेशर का डिफरेंस है। अब प्रेशर एट बी है कितना? ये है P एटमॉस्फेरिक, मान लेते हैं इस साइड को H2 मान लेता हूं, इस साइड को मैं H1 मान लेता हूं। तो प्रेशर एट बी है P एटमॉस्फेरिक प्लस रो जी H2, और प्रेशर एट ए है P एटमॉस्फेरिक प्लस रो जी H1। दिस हैज टू बी इक्वल टू रो ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर बाय 2। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैंसिल हो गया, तो वी हैव रो जी H2 माइनस H1 इज इक्वल टू रो ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर बाय 2। रो से रो कैंसिल हो गया, हमारा हाइट का डिफरेंस आ गया कितना? H2 माइनस H1 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर बाय 2g। कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है ना? आप ये देख सकते हो कि ऊपर क्या, ये v है, इस पॉइंट की वेलोसिटी है, तो v स्क्वायर बाय 2g। ये फॉर्मूला पहले से याद है, अपन फॉर्मूले की तरह याद भी कर सकते हैं इसे, क्योंकि अगर एक बॉल को ऊपर फेंकते हैं वेलोसिटी v से, तो कितनी हाइट तक जाता है? v स्क्वायर बाय 2g हाइट तक जाता है ना? यस सर। वही आंसर आ रहा है, किस्मत है हमारी, इसलिए याद ही कर लेते हैं, क्या दिक्कत है ना? आगे बढ़ूं? yes sir. ओके। अब है लिक्विड सरफेस इन एक्सेलरेटिंग कंटेनर। देखो थोड़ा सा डायग्राम पहले ही बन गया। अगर ये कंटेनर, सोचिए इधर की तरफ, अगर ये कंटेनर लेट्स से राइट साइड में एक्सेलरेट कर रहा है, अगर कंटेनर राइट की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है एक्सेलरेशन ए से, तो क्या लिक्विड थोड़ा लेफ्ट की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा? हाँ या ना? यस सर। क्यों जाएगा? क्या कारण है लिक्विड के लेफ्ट की तरफ जाने का? कोई मुझे बताएगा कारण इसका? Pseudo force. स्यूडो फोर्स, है ना? स्यूडो फोर्स। और इसलिए एक्सेलरेटेड मोशन में हम देखेंगे कि लिक्विड थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ बढ़ा रहेगा। अब हमें इसमें सॉल्व क्या करना है फिर? तो बेटा हमें सॉल्व करना है कि ये एंगल थीटा कितना होगा। दिख रहा है आप लोगों को? ये एंगल थीटा कितना होगा ये निकालना है। समझ में आ रहा है? अगर एक्सेलरेशन ए है तो। अब इसको सॉल्व करने के हमारे पास दो मेथड्स हैं।
हमें वो दोनों मेथड आने चाहिए। एक मेथड जो ज्यादा एक्सेप्टेड है वो क्या कहता है, वो थोड़ा सा कैलकुलेशन भी उसमें, वो कहता है कि मैं अगर ऐसे केस में इस पॉइंट का प्रेशर, इस पॉइंट का नाम देता हूं ए, इस पॉइंट का नाम देता हूं लेट से बी, इस पॉइंट का नाम देता हूं लेट से सी, ठीक है। तो बी और सी दोनों एटमॉस्फेयर में ओपन है, तो क्या मैं लिख सकता हूं कि प्रेशर एट बी इज इक्वल टू प्रेशर एट सी इज इक्वल टू पी एटीएम, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, बताइए मेरे को। यस सर। लिख सकता हूं। इसके बाद एक काम करो, आप कंसीडर करो एक सिलेंडर यहां पर लिक्विड का, इसी लिक्विड का, कोई नया लिक्विड नहीं लेके आना है, कोई नया सिलेंडर नहीं, फिजिकल सिलेंडर भी नहीं, सिर्फ सिलेंड्रिकल वॉल्यूम को कंसीडर करना है। और एक सिलेंडर कंसीडर करो यहां पर उसी लिक्विड का कुछ ऐसा, ठीक है। लेट्स से कि ये ए से सी तक की जो डिस्टेंस है ये x है और b से a तक की डिस्टेंस है हमारी h। तो बेसिकली अगर मुझे tan थीटा निकालना है तो मुझे tan थीटा इज इक्वल टू h/x निकालना है ना, है ना। यस सर। अब अगर मैं सिलेंडर ए बी को कंसीडर करूं अलग से, तो इस पर नीचे वाले सरफेस पे प्रेशर ऊपर की तरफ लग रहा होगा, ऊपर वाले सरफेस पे प्रेशर नीचे की तरफ लग रहा होगा, इसलिए नीचे वाले सरफेस पे फोर्स ऊपर लगेगा। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया लेट से एस है, तो हम लिखेंगे ऊपर की तरफ कितना फोर्स लग रहा है, प्रेशर एट ए इंटू एस, और नीचे कितना लग रहा है, प्रेशर एट बी इंटू एस, और साथ ही साथ इस पे एम जी नीचे भी लग रहा होगा। तो हम बोलेंगे प्रेशर एट ए इंटू एरिया माइनस प्रेशर एट बी इंटू एरिया is equal to mg. This implies pressure at A minus pressure at B into area is equal to, इसका मास कितना हो जाएगा, रो इंटू एच एस वॉल्यूम इंटू जी। एस एस कैंसिल हो गए तो आई हैव प्रेशर एट ए माइनस प्रेशर एट बी इज इक्वल टू रो जी एच। दिस इज इक्वेशन 1। ये समझ में आया सबको, हाँ या ना, समझ में आया कि नहीं? यस सर। आप बोलोगे सर ये तो हम डायरेक्टली पहले ही बोल सकते थे। नहीं बोल सकते थे बेटा, वो आपका स्टेशनरी लिक्विड के लिए था, यहां पर लिक्विड का कंटेनर एक्सेलरेट कर रहा है। आप बोलोगे सर फिर हम उसके चैप्टर में पढ़ी क्यों रहे, हमारा तो चैप्टर का नाम है, क्या नाम है हमारे चैप्टर का, फ्लूइड स्टैटिक्स। फ्लूइड स्टैटिक्स नाम है ना। तो यहां हम एक्सेलरेटिंग फ्लूइड क्यों पढ़ रहे हैं बेटा, फ्लूइड स्टैटिक्स है, मतलब फ्लूइड रेस्ट पर है, तो किसी न किसी रेफरेंस फ्रेम में रेस्ट पे होगा ना। किसके रेफरेंस फ्रेम में रेस्ट पर, हमें पढ़ना है वो फ्लूइड जो कि कंटेनर के रेफरेंस फ्रेम में रेस्ट पर हो। समझ में आई बात? यस वैसे सर। थोड़ा बहुत एक्सेलरेटिंग फ्लूइड हम लोग पढ़ सकते हैं इस चैप्टर में, और भी पढ़ेंगे। तो प्रेशर एट ए माइनस प्रेशर एट बी इज इक्वल टू रो जी एच आया। अब मैं कंसीडर करूंगा सिलेंडर ए सी, ए सी, लेट्स से ये क्रॉस सेक्शन एरिया एस है। तो यहां से फोर्स लगेगा प्रेशर एट ए इंटू एरिया, यहां से फोर्स लगेगा प्रेशर एट सी इंटू एरिया। हम क्या लिखेंगे, सॉरी सी इंटू एरिया एस, हम लिखेंगे प्रेशर एट ए इंटू एरिया माइनस प्रेशर एट सी इंटू एरिया, एरिया एस है, इज इक्वल टू क्या होगा, इस बार ये सिलेंडर रेस्ट पे तो है नहीं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है। यस आप बोलोगे ए भी तो रेस्ट पे नहीं था, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा था, तो हाँ, लेकिन वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेट नहीं कर रहा था ना, इसलिए वाई डायरेक्शन का फोर्स जीरो किया मैंने। इस एसी सिलेंडर पे मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का फोर्स जीरो नहीं कर सकता, क्या लिखूंगा, यहां लिखना पड़ेगा दिस इज इक्वल टू मास, स्मॉल एम से रिप्रेजेंट कर रहा हूं उसका मास, इनटू एक्सेलरेशन ए। सो दिस मींस प्रेशर एट ए माइनस प्रेशर एट सी इंटू एरिया इज इक्वल टू मास कितना होगा सिलेंडर का, सिलेंडर का मास हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम इज एस इंटू एक्स इंटू एक्सेलरेशन ए। तो एरिया से एरिया कैंसिल हो गया, दिस इंप्लाइज प्रेशर एट ए माइनस प्रेशर एट सी इज इक्वल टू रो एक्स ए।
ठीक है, दिस इज इक्वेशन 2. नाउ वी नो दैट प्रेशर एट B इज इक्वल टू प्रेशर एट C इज इक्वल टू P एट हम पहले एस्टेब्लिश कर चुके हैं. इसलिए प्रेशर एट A माइनस प्रेशर एट C इज इक्वल टू प्रेशर एट B माइनस A माइनस प्रेशर एट B. इसलिए अगर मैं इनको डिवाइड करता हूं 1 डिवाइडेड बाय 2 हमें क्या मिलेगा, प्रेशर एट A माइनस प्रेशर एट B अपॉन प्रेशर एट A माइनस प्रेशर एट C इज इक्वल टू Hg अपॉन AX. ठीक है, और क्योंकि प्रेशर एट B और प्रेशर एट C इक्वल है, सो दिस इंप्लाइज ये 1 हो जाएगा. दिस इंप्लाइज आपका आ जाएगा H बाय X इज इक्वल टू A बाय G. दिस इंप्लाइज tan थीटा इज इक्वल टू A बाय G. इतना एक्सेलरेशन हमारे लिक्विड का इतना एंगल पे हमारा लिक्विड इंक्लाइन हो जाएगा. समझ में आया कि नहीं आया? समझ में बोलो जल्दी. Yes, sir. आ गया पक्का? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं फिर. नेक्स्ट टॉपिक नहीं, इसी को हम दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं. ये जो कंटेनर में लिक्विड टेढ़ा हो गया ना, इसको एक और तरीके से हम समझ सकते हैं. कैसे समझ सकते हैं? कि देखो, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि लिक्विड सरफेस इज ऑलवेज नॉर्मल टू नेट फोर्स. हमेशा ही लिक्विड सरफेस जो है वो नेट फोर्स के परपेंडिकुलर ही रहता है. इसके पीछे एग्जैक्ट कारण क्या है कि क्यों नेट फोर्स के हमेशा परपेंडिकुलर रहता है, ये एग्जैक्ट कारण आप पढ़ोगे इन द चैप्टर विस्कोसिटी. ठीक है, पर लिक्विड सरफेस हमेशा नेट फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रहता है. अब क्योंकि कंटेनर पे का एक्सेलरेशन आगे है a, इसलिए इस कंटेनर के रेफरेंस फ्रेम में और कौन सा सरफेस, कौन से लिक्विड का सरफेस, अंडर हाइड्रोस्टैटिक्स, मतलब जो स्टेशनरी सरफेस होता है ना, स्टेशनरी लिक्विड होता है, वो हमेशा नेट फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रहता है. मतलब हम कंटेनर के रेफरेंस में अगर गए तो नेट फोर्स जिस भी डायरेक्शन में लग रहा होगा, लिक्विड सरफेस हमेशा उसी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रहेगा. तो अगर मैं कोई भी मास इस कंटेनर के रेफरेंस में देखूं या लिक्विड के सरफेस का कोई भी पार्टिकल देखूं तो उस पर फोर्स क्या क्या लग रहा होगा. नीचे की तरफ mg, इधर की तरफ ma. mg को थोड़ा बड़ा बना लेता हूं. नेट फोर्स कैसा हो जाएगा? नेट फोर्स हो जाएगा ऐसा, और लिक्विड सरफेस रहेगा इसके परपेंडिकुलर. मतलब लिक्विड सरफेस आपका कुछ ऐसा रहेगा. समझ में आई बात? कोई दिक्कत? हमें निकालना है ये वाला एंगल थीटा, तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल भी थीटा आएगा, ये वाला एंगल भी थीटा आएगा, है ना बेटा? हम लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू ma अपॉन mg दैट इज इक्वल टू a बाय g. तुरंत आंसर आ गया ये वाला. आया कि नहीं आया? समझ में आया कैसे किया हमने ये क्वेश्चन सॉल्व? ये जल्दी हुआ ना? Yes, sir. ठीक है, तो आगे बढ़ता हूं फिर. कॉपी हो गया? Yes, sir. नेक्स्ट, if the container slides down the smooth incline of inclination theta, find the angle that the liquid surface makes with the horizontal.
बोला है ये इंक्लाइंड प्लेन जो है इसका इंक्लिनेशन है थीटा। आपको बताना है कि लिक्विड सरफेस अब हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाएगा। ठीक है बेटा। तो बेसिकली मैं क्या करने वाला हूं, मैं बोलूंगा कि हमें अज्यूम करना है कि कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो अगर कोई फ्रिक्शन नहीं होगा तो ये कितने एक्सेलरेशन से नीचे लुढ़केगा बताइए तो जरा। G sin theta. G sin theta. इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा नीचे की तरफ g sin थीटा, है ना। तो इन द रेफरेंस फ्रेम ऑफ दिस कंटेनर हमारे किसी भी मास के ऊपर फोर्स क्या क्या लगेगा, नीचे की तरफ mg, और एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे एक मिनट, एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में mg sin थीटा, हाँ या ना। लगेगा कि नहीं लगेगा? Yes sir. तो हम क्या देखेंगे, अगर मैं नेट फोर्स निकालना चाहूं तो मेरे पास दो उपाय हैं, या तो मैं सब कुछ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में देखूं, या मुझे लग रहा है कि क्यों नहीं मैं mg के दो कंपोनेंट कर दूं, एक इधर की तरफ आएगा एक इधर की तरफ आएगा, है ना। ये वाला हो जाएगा mg cos थीटा, ये वाला हो जाएगा mg sin थीटा, है ना बेटा। तो हम देखेंगे ये वाला mg sin थीटा और ये वाला mg sin थीटा कैंसिल हो गया, नेट फोर्स क्या बचा, सिर्फ mg cos थीटा। तो हम बोलेंगे नेट फोर्स इज परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन। दिस इंप्लाइज आपका जो लिक्विड सरफेस है इज परपेंडिकुलर टू नेट फोर्स which is same as parallel to incline। तो लिक्विड का सरफेस कैसा रहेगा, इंक्लाइन के पैरेलल रहेगा। समझ में आई बात, हाँ या ना। समझ में आया कि नहीं आया? ये आ गया। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट देखा है हमने, बहुत ही इंटरेस्टिंग। क्या है ये रिजल्ट, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एक इंक्लाइंड प्लेन पर बिना किसी फ्रिक्शन के स्लाइड कर रहा हो, मान लेते हैं एक्सेलरेशन g sin थीटा है, तो उसके रेफरेंस फ्रेम में जो नेट फोर्स होता है वो नेट फोर्स इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। कितना होता है, mg cos थीटा। नेट फोर्स मतलब कौन सा नेट फोर्स, ग्रेविटी, सिर्फ ग्रेविटी और सूडो फोर्स का नेट फोर्स। समझ में आई बात, बोलो। यस सर। क्योंकि mg sin थीटा का जो कंपोनेंट है वो तो कैंसिल हो गया, सूडो फोर्स वाला और g का कंपोनेंट, है ना। तो हमारे पास जो नेट फोर्स आएगा वो mg cos थीटा, वो सिर्फ और सिर्फ इंक्लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएगा। अब इसका अपने आप में अच्छा खासा एप्लीकेशन है आपके अलग अलग क्वेश्चंस में इस रिजल्ट का, क्योंकि ये आसानी से अब याद हो जाएगा कि आपका ये जो लिक्विड सरफेस है इंक्लाइन के पैरेलल है, इसलिए हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाएगा, थीटा एंगल ही बनाएगा। बट इसका अभी याद हो गया तो आप इसको और भी जगहों पे यूज कर सकते हो, जैसे कि बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चंस होते हैं। जैसे एक क्वेश्चन होता है कि इंक्लाइन प्लेन पर एक वैन या एक कार्ट स्लाइड करते हुए आ रहा है थीटा एंगल के इंक्लाइन पर। इसके छत से, रूफ से हमने एक बॉब को टांग रखा था जो कि वर्टिकल के साथ ये एंगल अल्फा बना रहा है। हमें बताना था कि अल्फा कितना होगा, तो क्या बोलेंगे, अल्फा कितना आएगा, कोई बताएगा मुझे जल्दी से। अल्फा हो जाएगा थीटा के बराबर। क्यों, क्योंकि नेट फोर्स तो इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर, जैसे ही मैं इसके रेफरेंस में गया, इस स्लाइडिंग वैन के रेफरेंस में गया, नेट फोर्स तो इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर हो गया, कितना, mg cos थीटा, तो रस्सी भी वैसी रहेगी थी, है ना, बोलो।
Yes, sir. इसके ऊपर भी अगर मैं फोर्सेस दिखूंगा ग्राउंड के इस वैन के रेफरेंस में, तो क्या क्या फोर्सेस लगेंगे? नीचे की तरफ mg और इधर की तरफ mg साइन थीटा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट किधर आएगा? इधर आएगा। और उसको बैलेंस कौन करेगा? ये वाला टेंशन T। समझ में आई बात? Yes, sir. समझ में आया कि नहीं आया? और इसके ऐसा क्या एग्जांपल हो सकता है? बिल्कुल ऐसा क्या ऐसा एग्जांपल हो सकता है कि आपके पास ये एक इंक्लाइन प्लेन है, लेट्स से थीटा एंगल का, इसके ऊपर ये फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन है, इसके ऊपर फिर से ऐसा ही मैंने एक डब्बा बना दिया, वैन बना दिया, जो मर्जी मान लो। और इसके अंदर हमने एक प्रोजेक्टाइल फेंका, वेलोसिटी u विद रिस्पेक्ट टू दिस बॉक्स एट एन एंगल अल्फा विद द बॉक्स, अल्फा विद दिस बॉक्स। ओके, हमें बताना है कि ये इस तरीके से जब वापस से डब्बे पे गिरेगा, डब्बे के अंदर पॉइंट ए से छोड़ा गया, डब्बे के अंदर पॉइंट बी पर गिरा, मैंने डब्बा उठाया, बाद में पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में डिस्टेंस देखा, तो ए बी कितना हो जाएगा? कोई मुझे बताएगा? ये समझ में आ रहा है? Yes, sir. ये बेसिकली आपका, जैसे आप इस डब्बे के रेफरेंस में गए, आपके पास इफेक्टिवली एक ही जी कॉस थीटा बचा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जगह सिर्फ जी कॉस थीटा है, इसलिए रेंज कितना हो जाएगा डब्बे के रेफरेंस में? यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन जी कॉस थीटा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी की जगह जी कॉस थीटा हो जाएगा। समझ में आई बात? हाँ या ना? Yes, sir. ये IIT जेई का में आया हुआ क्वेश्चन है, ये वाला 1995 में, बहुत पुराना हो गया, 25 साल हो गए, पर उस साल का पेपर वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट पेपर माना जाता है। ठीक है, उस साल 100 में से 8 मार्क्स लाया था एक लड़का फिजिक्स में, और उसकी ऑल इंडिया रैंक 82 थी। हालांकि उसकी 82 रैंक के पीछे कारण था उसका मैथ्स और केमिस्ट्री बहुत अच्छा हुआ था, बट फिजिक्स में वो 100 में से 8 मार्क्स लेके आया था, फिर भी उसकी ऑल इंडिया रैंक 82 थी। उतना डिफिकल्ट पेपर था। समझ में आई बात? और उसमें एक क्वेश्चन ये था 10 नंबर का, जो फट से हो जाता है। कितने लाइन लगेगा इसको, कितना टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने में? कॉपी हुआ? आगे बढ़ूं? Yes, sir. अगला है रोटेटिंग कंटेनर। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे? Yes, sir. समझ में आ रहा है? ये सिलिंड्रिकल वेसल है जिसके अंदर पानी रखा हुआ और सिलिंड्रिकल वेसल रोटेट कर रहा है। तो पानी का सरफेस थोड़ा ऐसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बीच में नीचे और साइड में ऊपर हो जाएगा ना? Yes, sir. देखो क्या था, ओरिजिनल लेवल आपका लेट से यहां था, ठीक है, ओरिजिनल लेवल यहां था। तो क्या होता है ना बेटा, सेंटर पे और यहां पे कॉर्नर में लेवल, सेंटर पे नीचे आ जाएगा, कॉर्नर में ऊपर चला जाएगा। एक इंटरेस्टिंग चीज होती है जिसको हम आसानी से मैथमेटिकली प्रूफ कर सकते हैं, बट अभी मैं इस क्लास में नहीं कराऊंगा, कि ये वाली हाइट h और ये वाली हाइट h1 और ये वाली हाइट h2 इक्वल होती है। h1 इज इक्वल टू h2 होती है, मतलब कि सेंटर पे पानी या लिक्विड जितना नीचे जाता है, h पे लिक्विड उतना ही ऊपर जाता है। समझ में आई बात? ये जो सरफेस बन रहा है ना, ये सरफेस कैसा होता है? दिस इज पैराबोलिक। समझ में आई बात? ये कैसा सरफेस बनेगा? पैराबोलिक बनेगा। तो यूं कहना चाहिए पैराबोलिक तो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि पैराबोला 2 डायमेंशनल होता है ना बेटा, इसको कहते हैं पैराबोलोइड। पैराबोलोइड याद रहेगा कि भूल जाओगे? पैराबोलोइड क्या होता है? एक पैराबोला लीजिए, इसको इस एक्सिस के अबाउट घुमा दीजिए, तो ये लाइन जो सरफेस ट्रेस करेगी, दैट सरफेस विल बी कॉल्ड अ पैराबोलोइड। समझ में आया?
समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. ओके। Yes, sir. ये पैराबोला जो है, पैराबोला घूमेगा तो एक पैराबोलॉइड शेप ट्रेस करेगा। बिल्कुल वैसे ही मान लीजिए अगर मैं एक इलिप्स को घुमाऊंगा तो इलिप्स का कौन सा शेप बनाएगा? मैंने इलिप्स लिया, इलिप्स को इसकी एक एक्सिस के अबाउट घुमा दिया ऐसे, तो ये जो शेप ट्रेस करेगा उसको क्या बोलेंगे? इलिप्सॉइड कहेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? इलिप्सॉइड कहेंगे। अगर मैं हाइपरबोला ले लेता हूं और हाइपरबोला को घुमाऊंगा तो क्या बनेगा? हाइपरलॉइड। हाइपरबोलॉइड बनेगा। अगर मैं सर्कल ले लेता हूं, सर्कल को घुमाऊंगा तो क्या बनेगा? स्फीयर। स्फीयर बनेगा। सर्कुलॉइड नहीं होता है, तो क्या बोलते हैं? स्फीयर बोलते हैं। समझ में आई बात? क्लियर है ना सबको क्या होता है पैराबोलॉइड? Yes, sir. मैं चाहता हूं ये टोटल हाइट h कितनी है ये निकालना चाहता हूं कि ये हाइट h कितनी है। ऑब्वियसली h1 और h2 h/2 हो जाएंगे, है ना? समझ में आई बात? तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम? कोई मुझे बताएगा, कोई आइडिया देगा? देखो बहुत ही सिंपल सा तरीका है। एक सिलेंडर कंसीडर करिए ऐसा, और एक सिलेंडर कंसीडर करिए ऐसा। समझ में आई बात? इस पॉइंट का नाम दे दिए A, इस पॉइंट का नाम दे दिए B, इस पॉइंट का नाम दे दिए C। समझ में आ रहा है? अब इसके बाद क्या करना है? वही जो एक्सेलरेटिंग फ्लूइड में किया था। क्या लिखोगे? प्रेशर एट, अच्छा एक्सेलरेटिंग नहीं, वो रोटेटिंग ट्यूब में किया था ना अपन ने, वही काम करना वापस से। प्रेशर एट B इज इक्वल टू प्रेशर एट C इज इक्वल टू P ATM। फिर क्या बोलेंगे? अगर मैं सिलेंडर AC कंसीडर करूं तो मैं यहां से प्रूव कर सकता हूं कि प्रेशर एट A इज इक्वल टू प्रेशर एट C प्लस रो GH। और अगर मैं सिलेंडर BA कंसीडर करूं तो मैं क्या लिख सकता हूं कि प्रेशर एट A इज इक्वल टू प्रेशर एट B प्लस कितना आया था? रो ओमेगा स्क्वायर, अगर ये रेडियस R है तो R स्क्वायर बाय 2। ठीक है? दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। अगर हम इन दोनों को कंपेयर कर, ये हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं ये वाला पार्ट, इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूं, डायरेक्ट आगे रिजल्ट तक आ जा रहा हूं। कहां सॉल्व किए दिखा देता हूं। यहां पर दिख रहा है? प्रेशर एट B माइनस प्रेशर एट A इज इक्वल टू रो ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर बाय 2। वहां क्या लिखा मैंने? रो ओमेगा स्क्वायर R स्क्वायर बाय 2। समझ में आ रही बात? यस सर। ओके। सो हमारे पास प्रेशर एट A इज इक्वल टू प्रेशर एट B प्लस रो ओमेगा स्क्वायर R स्क्वायर बाय 2 है, और ये दोनों इक्वेशंस हैं। मैंने क्या किया? कंपेयर किया क्योंकि प्रेशर एट B और प्रेशर एट C इक्वल है, ये भी कंपेयर करने में हट जाएंगे। मेरे पास क्या बचेगा? रो GH इज इक्वल टू रो ओमेगा स्क्वायर R स्क्वायर बाय 2। रो चला गया, मेरे पास हाइट h आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर R स्क्वायर बाय 2g। ये वही आंसर भी है जो हमारे पास उस YouTube में आया था, V स्क्वायर बाय 2g। आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझ में आई बात? तो इसमें काम की चीजें क्या है कि ये वाला वॉल्यूम और ये वाला वॉल्यूम इक्वल है ना? तभी तो यहां का वॉल्यूम उठ के यहां चला गया, यहां का वॉल्यूम उठ के यहां चला गया, हाँ या ना?
Yes, sir. और जब हम इन दोनों वॉल्यूम्स को इक्वेट करते हैं ना तो वी फाइंड कि H1 और H2 भी इक्वल है, ठीक है। इसलिए हम क्या देखते हैं, कि लिक्विड का जो ओरिजिनल लेवल था उससे सेंटर पर जितना डिप्रेशन आता है बाहर उतना ही राइज होता है लिक्विड का लेवल, अगर 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 वेसल सिलिंड्रिकल है तो, ठीक है। और ये शेप कैसा बनता है, पैराबोलॉइड बनता है। कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत? No, sir. देखो अगर आपको पैराबोलॉइड प्रूफ करना हुआ ना तो आप ऐसे कर सकते हो कि यहां पर आप इस सिलेंडर को आप सिर्फ एक्स हाइट का, एक्स लेंथ का लेते और यहाँ पे आप वाई हाइट का ये सिलेंडर काट लेते। उनके बीच में भी अगर आप इस सिलेंडर और इस सिलेंडर को कंसिडर करके सेम काम करते ना तो आपको क्या मिलता, y इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2g। क्या मिलता, y इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2g। बन गया ना पैराबोला का इक्वेशन, y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। Yes, sir. समझ में आई बात? तो बेसिकली आपको इस पैराबोला का इक्वेशन भी पता है, आपको शेप भी मालूम है, आपको ये भी मालूम है कि सेंटर से जितना साइड में राइज करेगा बीच में उतना ही नीचे जाएगा, और आपको दोनों हाइट का डिफरेंस भी पता है ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाय 2g। ठीक है बेटा, रोटेटिंग सिलेंडर तो हो गया पूरा, रोटेटिंग कंटेनर तो। आगे बढ़े फिर नेक्स्ट। ये क्या हुआ, अरे ये स्लाइड्स मेरे ऊपर नीचे कैसे हो गई, एक सेकंड रुकिए। अच्छा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स क्या कहता है, कोई मुझे बताएगा? हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स में आपको कोई आइडिया है, किसी को पहले से किसी ने सुना है इसके बारे में? नहीं सुना? Yes, sir. क्या सुना बेटा? सर इनकी हाइट्स अगर लिक्विड्स की सेम हो तो क्रॉस सेक्शन एरिया मैटर नहीं करता, प्रेशर सेम। देखिए मैंने यहां पर 3 कंटेनर लिए, तीनों के बेस का एरिया सेम है, समझ में आई बात? कितना है बेस का एरिया? S है। तीनों का शेप अलग अलग है, एक ये पूरा सिलिंड्रिकल है, ये थोड़ा सा ये वाला और ये वाला थोड़ा टेपर्ड है, ये बाहर की तरफ टेपर्ड है सेकंड वाला, और थर्ड वाला अंदर की तरफ टेपर्ड है। आप मुझे बताइए अगर यहां का मास m1 है, यहां पे मास m2 है और यहां पे मास m3 है, तो m1 m2 और m3 में से कौन सा सबसे बड़ा है, कौन सा सबसे छोटा है? मुझे अरेंज करके बताइए तो। बताइए तो सबसे बड़ा कौन सा है? बोलो यार। तीनों का बेस एरिया सेम है, पहला वाला सीधा वर्टिकल वॉल्स के साथ है सिलेंडर, दूसरा वाला बाहर की तरफ टेपर्ड है, तीसरा वाला अंदर की तरफ टेपर्ड है। मुझे बताना है तीनों में से किसके पास सबसे ज्यादा मास है, अगर तीनों में सेम हाइट तक लिक्विड भरा हुआ है तो। M2 के पास सबसे ज्यादा, उसके बाद M1 के पास और सबसे कम M3 के पास, है ना? है ना? अब बॉटम मोस्ट पॉइंट पे तीनों केस में प्रेशर कितना लग रहा है? प्रेशर P1, P2 और P3 अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो P1 भी आ जाएगा, P18 तो ये गॉज प्रेशर के बारे में बात कर रहा हूं। तीनों पॉइंट का गॉज प्रेशर कितना हो जाएगा? रो जी एच, रो जी एच, रो जी एच, है ना? है ना? तो हम क्या देखेंगे फिर इसका मतलब ये हो गया कि इन लिक्विड्स को
ऊपर की तरफ कितने फोर्स से ये बॉटम्स पुश कर रहे होंगे? जितने फोर्स लिक्विड बॉटम्स पे लगाएगा उतना ही फोर्स लिक्विड, सॉरी, बॉटम लिक्विड पे लगाएगा, हाँ या ना? कंटेनर का के अंदर रखा हुआ लिक्विड जितना फोर्स कंटेनर के बॉटम पे लगाएगा उतना ही फोर्स कंटेनर का बॉटम लिक्विड के ऊपर लगाएगा, हाँ या ना? बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ। Yes, sir. तो ये जो फोर्स आया F1 इज इक्वल टू रो जी एच इंटू एरिया, F2 is equal to rho g h into area and F3 is also equal to rho g h into area. मतलब कि F1 is equal to F2 is equal to F3. मतलब थोड़ा अजीब हो गया। क्या हो गया कि सर तीनों में मास तो अलग अलग था, यहां पर मास था m1 तो नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है m1g और ऊपर फोर्स लग रहा है, इसको लेट से मैं F बोल देता हूं, ऊपर फोर्स लग रहा है F। यहां पर नीचे लग रहा है m2g, ऊपर फोर्स लग रहा है F। यहां पर नीचे फोर्स लग रहा है m3g और ऊपर लग रहा है फोर्स F। और ये तीनों इक्विलिब्रियम में भी हैं। सर तीनों लिक्विड्स के ऊपर सेम फोर्स लगा के हम तीनों लिक्विड्स को इक्विलिब्रियम में कैसे रख सकते हैं? समझ में आया क्वेश्चन? Yes, sir. अलग अलग मास को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए तो अलग अलग फोर्स लगाना पड़ेगा ना। यहां तो तीनों पे बराबर फोर्स लगा फिर भी तीनों इक्विलिब्रियम में। क्या लफड़ा क्या है यहां, क्या दिक्कत है? बोलो। जल्दी जल्दी बोलो। देखो, सीधा सा कारण है, बहुत ही सिंपल और सटीक सा कारण है कि यहां पर वॉल्स वर्टिकल है, तो वॉल्स भी तो जब कंटेनर के अंदर आप पानी भरोगे तो कंटेनर फैलना चाहेगा तो वॉल्स को धक्का लगा के दूर दूर करना चाहेगा, तो वॉल्स भी उसके ऊपर फोर्स लगाएंगी। किस डायरेक्शन में लगाएगी? नॉर्मल फोर्स लगाएगी और कुछ इस तरीके से नॉर्मल फोर्स वॉल्स अप्लाई करेंगी। नीचे ज्यादा प्रेशर होगा, ऊपर कम प्रेशर होगा, हाँ या ना? हाँ या ना? समझ में आई बात? अब सेकंड केस में फोर्स कैसे लगेगा? थोड़ा सा टेढ़ा। यहां पर थोड़ा सा टेढ़ा, और नीचे आते आते प्रेशर थोड़ा सा इंक्रीज होता जाएगा, है ना? तो यहां हम देखेंगे कि M2 जहां M1 से ज्यादा मास था, ज्यादा वेट था, उस वेट को बैलेंस करने के लिए वॉल्स का जो फोर्स लग रहा है ना लिक्विड पे, उसका एक वर्टिकल कंपोनेंट आ जा रहा है जो एक्स्ट्रा वेट को बैलेंस कर दे रहा है। समझ में आई बात? समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. ओके। दूसरा, सिमिलरली थर्ड केस में क्या होगा? यही फोर्स हल्का डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, नॉर्मल फोर्स, और उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है डाउनवर्ड डायरेक्शन का, वो इस जो सरफेस जो एक्सेस फोर्स लगा रहा है, बॉटम जो एक्सेस फोर्स लगा रहा है, उसको बैलेंस कर देगा। समझ में आया? तो पैराडॉक्स क्या था कि अरे अलग अलग फोर्स से, सॉरी, अलग अलग वेट को सेम फोर्स कैसे बैलेंस कर सकता है? और उसका सोल्यूशन क्या है कि भैया कंटेनर जो है ना वो एक्स्ट्रा फोर्स को देख ले रहा है अपने तरफ से, अपने एंड पे देख ले रहा है कि भैया एक्स्ट्रा फोर्स जो भी आएगा उसको मैं बैलेंस कर दूंगा। समझ में आई बात? कंटेनर का वॉल्स भी फोर्स लगाते हैं फ्लूइड पे, इतना समझना चाहिए आपको, है ना? हाँ या ना? Yes, sir. पैराडॉक्स भी हो गया, पैराडॉक्स क्लियर भी हो गया। पैराडॉक्स का मतलब क्या था? कुछ प्रॉब्लम अजीब सा हो गया, कुछ जिसको सॉल्व करना पड़ेगा हमें, तो सॉल्व भी कर लिया उसे, है ना? क्लियर है?
Yes, sir. ओके, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, यही टॉपिक पढ़ना है हमें, फोर्स ऑन द वॉल्स ऑफ अ कंटेनर। ये लिक्विड कंटेनर के वॉल्स पे कितना फोर्स लगाता है या कंटेनर के वॉल्स लिक्विड पे कितना फोर्स लगाती हैं, क्योंकि यहीं पे हम पहुंचे ना पिछले टॉपिक में, यही चीज़ पढ़नी बाकी है, ये हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। ठीक है बेटा, अभी के लिए क्लास ओवर है, टाटा बाय बाय। Thank you, sir. थैंक यू बेटा, थैंक यू। थैंक यू बेटा।